नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। न्यायधानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर बोला तीखा हमला, चलाया आरोपों की तीर, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था हुई ठप, प्रदेश के गृह मंत्री मेकअप करके घूम रहे हैं। भाजपा का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कल से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव होंगे शामिल, सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। पोला तिहार के मौके पर बैल दौड़ का हुआ आयोजन, छत्तीसगढ़ी नृत्य संगीत से रंगमय हुआ लाल बहादुर शास्त्री मैदान। और कोटा की युवती ने प्रदेश अध्यक्ष से लगाई गुहार, अपने साथ हुए छेड़छाड़ और मारपीट की घटना पर न्याय दिलाने की मांग की। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मंगलवार को कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्र वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार घटनाओं को रोकने में असफल साबित हुई है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में माताएं और बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, सरकार केवल अपनी वाहवाही में लगी हुई है। सरकार माता बहनों को सुरक्षा देने में नाकाम और विफल साबित हुई है। भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही है। सरकार अंधेरगर्दी चौपट राजा की तरह है, यहाँ तक कि अपराधों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। सरकार अपनी बदनामी के डर से किसी पर भी FIR कर रही है, लिहाजा अब सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था और कोटा में मासूमों के मौत पर कहा कि प्रदेश सहित बिलासपुर में स्वास्थ्य महकमा में ये पहली घटना नहीं है। पहले भी यहाँ नसबंदी, अखफोड़वा, गर्भाशय जैसे कांड हुए हैं, अब नवजातों की मौत हुई है। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है, नकली दवाइयां सप्लाई हो रही है। उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री को मेकअप करने से फुर्सत नहीं है, पुलिस केवल वसूली मास्टर बनकर रह गई है। देखिए, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस जनहित की लड़ाई लड़ती है। अगर कांग्रेस जनहित को लेकर लड़ाई लड़ रही है तो सरकार को बर्दाश्त नहीं है, सरकार नहीं सुनना चाह रही है। ये पहली बार हुआ है क्या? बिलासपुर में लाठीचार्ज हुआ, पहली बार हुआ है क्या? भिलाई में लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी शहादत, बलिदान, त्याग, तपस्या वाली पार्टी है, इसलिए लाठीचार्ज, लाठी खाना, गोली खाना, संघर्ष करना ये कांग्रेसियों के खून में है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन क्या लाठी खाएंगे तो कांग्रेस जनहित का मुद्दा उठाना छोड़ देगी? बलौदाबाजार घटना को आप देख रहे हैं, देवेंद्र यादव कौन सा षड्यंत्र में था, हमारा विधायक कौन सा कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, हमारा विधायक कौन सा भाषण दिए वहां, हमारा NSI यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया। क्या कांग्रेस डरी है क्या? हमने तो कहा हिम्मत है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस इशू पे हिम्मत है, कांग्रेस भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार है। कांग्रेस अपना लिस्ट देगी नार्को टेस्ट कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट कराएगी का मैंने चुनौती के साथ कहा है। क्या कांग्रेस पार्टी एक विधायक और 2 जिलाध्यक्ष को जेल भेजने की कांग्रेस पार्टी डरेगी? नहीं डरेगी। किसी की लाठी मारेगी डरे, लाठी खाएगी डरेगी? नहीं डरेगी, बल्कि कांग्रेस और मजबूती के साथ लड़ेगी। देखिए, वो मुद्दा कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा को हम लोगों ने AICC जो आए थे उनके सामने हम लोगों ने रख दिया, नंबर 1। नंबर 2 देवेंद्र यादव को मुद्दा, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। कहीं मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, ना कांग्रेस शांत बैठी है। हम कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रही है और कानूनी लड़ाई
भी लड़ रहे, दोनों तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पूरे न्याय पे भरोसा है और न्याय होगा और सच्चाई की जीत होगी। कल शायद वीडियो देखे होंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले में, पोला और तीजा त्योहार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बंगले में बनाते मजबूरी में। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने शुरुआत की सरकारी आयोजन। ये परंपरा तो हजारों सालों से चलती आ रही है, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूं ना। तीजा, होला, मतलब हर परंपरा, हर त्योहार, तीज त्योहार छत्तीसगढ़ का हजारों लाखों साल से चलते आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसको बृहद रूप से सरकारी आयोजन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नाम बदलने और उसको काटने बंद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। बोरेबासी मजबूरी में खा रहे हैं, होला और तीजा त्योहार मजबूरी में मना रहे हैं। आप महतारी बंधन के नाम से राशि भेज रहे हो, लेकिन वही सीएम हाउस में महिलाओं को आप बुलाते हो और 1.5-2 घंटे तक दरवाजा आपका बाहर का गेट बंद करके और उनको अंदर तक जाने नहीं देते हो। क्या एक तरफ महतारी बंधन योजना का लाभ देने का दावा कर रहे हो, झूठे प्रचार, और दूसरी तरफ महतारियों का आप अपमान कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्या इसमें आप महतारी बंधन के नाम से आपने 28 से 30 हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबा दिया है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा छत्तीसगढ़ के सरकार के मंत्रियों की जेब में जा रहा है। कौन सा वैक्सीन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आज तक हमारी सरकार में तो एक बच्चे की मौत नहीं हुई किसी टीकाकरण से। हमारी सरकार में तो किसी एनीमिया, मलेरिया और किसी से मौत नहीं हुई। लेकिन ये सरकार आते साथ लगातार आदिवासी क्षेत्रों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक मलेरिया से मौतें क्यों हो रही है, एनीमिया से मौतें क्यों हो रही है, कुपोषण से मौतें क्यों हो रही है, डायरिया से मौतें क्यों हो रही है, स्वाइन फ्लू से मौतें क्यों हो रही है? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार के पास दवाइयां नहीं है? दवाइयां है तो फिर वो नकली दवाइयां आप गांव को सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कमीशन खोरी के चक्कर में या कमीशन खोरी के चलते सरकार पूरी तरह छत्तीसगढ़ की जनता की जान जोखिम में इस सरकार ने डाल दिया है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर ग्रैंड न्यूज के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि ग्रैंड न्यूज हमेशा से ही निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचर्चित रहा है और उन्हें इसी तरह से जनहित के मुद्दों को सरकार और प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि चैनल इसी तरह से जनहित के मुद्दों को पहुंचाए ताकि वे जनता की सेवा का जो दायित्व है उसे निभा सके। इस दौरान उन्होंने ग्रैंड न्यूज दफ्तर की सराहना भी की। निश्चित रूप से बहुत बधाई कि आज बिलासपुर जोन में हमारे ग्रैंड चैनल टॉप ऑफिस में आने का अवसर मिला और आप लोगों से सभी लोगों से चर्चा ही हुई, बहुत सारे मुद्दे की बात भी हुई। इसलिए बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय में जिस तरह से जनता की मुद्दों को सरकार तक पहुँचना चाहिए और हमारी बात भी जनता तक पहुँचना चाहिए। ग्रैंड न्यूज को उम्मीद है पूरे विश्वास पे खड़े उतरे। बधाई, थैंक यू। प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर है। यही वजह है कि मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने नेहरू चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायक, महापौर और कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं करने पर मौन धारण करते हुए थे। एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल भी शामिल हुए। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था में कोई सुधार होता नहीं नजर आ रहा है। वहीं लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और ध्वस्त प्रशासनिक अमले को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर आ चुकी है। ये मोहन धारण एक तरह से भाजपा के लिए चेतावनी है कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं किया गया तो आगे भी इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जहां भाजपा की सदस्यता ली, तो वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और छत्तीसगढ़ भाजपा
के सदस्यता ली। इसके अलावा बुधवार को जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी सदस्यता अभियान की शुरुआत बुधवार से होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह यहां कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जिला स्तर पर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद फिर मंडल और ब्लॉक स्तर पर भी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। भाजपा के द्वारा हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों को पुनः सदस्यता अभियान में भाग लेना होता है। पिछली बार भाजपा के द्वारा 18 करोड़ से अधिक सदस्य बनाए गए थे और देश की सबसे बड़ी पार्टी यह बनकर उभरी थी। ऐसे में अब फिर से सदस्यता अभियान प्रारंभ होने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। पार्टी का सदस्यता अभियान महापर्व के संगठन के महापर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसका शुभारंभ कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में प्राथमिक सदस्यता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के हाथों दिलाकर इस कार्य का शुभारंभ हो गया। और अब यह जो सदस्यता अभियान है यह राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ हुआ। यह सदस्यता अभियान प्रदेश से जिला, जिला से मंडल, मंडल से शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक यह सदस्यता अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा 6 वर्षों में फिर से नए सदस्य बनने का प्रावधान है और ये देश का एकमात्र दल है जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करके अपने संगठन को विस्तार देता है और इसी दिशा में यह काम प्रारंभ हुआ है। और कल हमारे बिलासपुर जिले में भी हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी भी पधारेंगे और इस जिले का भी सदस्यता अभियान का काम प्रारंभ होगा। इस सदस्यता अभियान में हमारा प्रयास रहेगा कि यह सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो और हर वर्ग के लोग इसके सदस्य बने, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वह विशिष्ट समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले जो लोग हैं, कि ऐसे सारे लोगों को हम सदस्य बनाएंगे जिससे संगठन के विस्तार में हमको लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने पर हम सभी गर्व का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि एकमात्र दल है जहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करके अपने कार्यों को विस्तार देते हैं और साथ ही साथ यह देश और दुनिया का सबसे बड़ा यह राजनीतिक दल। पिछली बार जो संस्था हुई थी 18 करोड़ सदस्य बने थे, उसका क्या बताया मैंने कि हमारी पार्टी में यह प्रावधान है कि हर 6 वर्ष में सभी को पुनः सदस्य बनना पड़ता है। कोटा के पटैता गांव में टीकाकरण के बाद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिससे पूरे प्रदेश में भय और आक्रोश की लहर दौड़ रही है। इस घटना के पीछे के कारणों की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, बिलासपुर जिला अध्यक्ष विजय के शर्मानी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा धृतेश, कोटा ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य दीक्षित नियुक्त किए गए हैं। समिति ने घटनास्थल पर जाकर प्रारंभिक जांच की और संबंधित सभी तथ्यों को इकट्ठा किया। समिति के सदस्यता पटैता गांव गए, जहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में BMO, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और अन्य स्टाफ से मुलाकात की। BMO ने समिति को बताया कि कोटा क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी है और जो डॉक्टर है भी वे ज्यादातर समय बिलासपुर के न्यायालय में अटैचमेंट पर होते हैं। आपको बता दें कि जब टीम पटैता पहुंची तो मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात किया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था है। यह विधायक ही तो आए, अपने परिवार को आश्वासन दिए, जांच की मांग की है। वो क्षेत्रीय विधायक हैं, जांच के मांग किए हैं वो। और कल SDM साहब, BMO साहब आए थे। वो लोग आके यहाँ पे सीधा बोल के चले गए कि बच्चे को दूध पिलाने से, एक बच्चे के, इनके यहाँ का जो बच्चा था 2 महीने का बच्चा था, दूध न पीने से मृत्यु हुआ। और मेरे यहाँ के बच्चे को बोल दिया कि दूध पीने के बाद डकारी नहीं आने से मृत्यु हो गया। तो दोनों बच्चों को भैया दूध पीने से प्रॉब्लम, माँ के दूध से प्रॉब्लम होता है किसी बच्चे को। और दूसरी चीज़ यह है कि दोनों बच्चे का बॉडी जो ग्रीन हो गया था, स्किन उनका दोनों का सेम कंडीशन था। दोनों बच्चे का स्किन पूरा ग्रीन हो गया था, नीला मतलब हाँ नीला हो गया था। क्या कारण है भैया? सीधा बच्चे को, अब मैं उसमें आज दिए थे कि अखबार में कि मेरे यहाँ बच्चे को पहले से बुखार था। बच्चे को पहले से कुछ नहीं हुआ था, बच्चे पहले से स्वस्थ था। अब 2 किलो 300 ग्राम का जब वो पैदा हुआ, 2 किलो 300 ग्राम का बच्चा था। 2 महीने के अंदर में उसका वजन 7 किलो के आसपास का वजन था उसका। अब बच्चे का बॉडी का मतलब आप सोच समझते हैं कि मतलब हार्मोन्स को ऐसा रह सकता है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं कि दोनों तुरंत होना चाहिए। अब एक तो तुरंत हुआ है ना, एक बच्चा तुरंत हुआ है।
अब 2 महीने के बच्चे और 3 दिन के बच्चे में फ़र्क होता है ना, उसका बॉडी कंडीशन अलग रहता है, उसका बॉडी कंडीशन अलग रहता है, वो थोड़ा बहुत चीज़ को झेल सकता है। यहाँ से ले जाने के बाद बीएमओ क्या बोले फिर हॉस्पिटल में, क्या बोले? वहाँ पास कोई नहीं आए थे। हाँ, कोटा में जब हॉस्पिटल हम लोग जब पहुँचे, वहाँ पे अपने बच्चे को 1 मिनट सिर्फ रखे हैं, कान में लगा के सुने, उसके बाद बोले कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। मैं उनको बताया कि एक बच्चे की पहले से मृत्यु हो चुकी है, दूसरा बच्चे का केस है, कोई भी जांच कोई भी कार्रवाई है तो आप उसको कागज़ में आपको लिखा पढ़ी करना तो आप करिए। तो वहाँ पे बोला गया कि वैसा कुछ नहीं है, लोग जाइए, ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर थे, अब उनका नाम तो जानता नहीं भैया मैं, है ना, तो वहाँ पास वही मेरे को शब्द बोला गया कि आप लोग चले जाइए करके। उसके बाद मैं गाड़ी में 1 घंटा बाहर खड़ा रहा, मैं 1 घंटा गाड़ी में बाहर खड़ा रहा, उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आना, कोई डॉक्टर मेरे पास में आए। अब मैं मतलब अपनी फैमिली को भी देखूं कि मतलब यहाँ पे लड़ने के लिए लोगों से चला जाऊँ मैं, इम्पोर्टेंट मेरा फैमिली है। जी आए थे तो क्या बोले, क्या विधायक जी आश्वासन दिए अपने को, जांच पूरी होगी इस चीज़ का आश्वासन विधायक जी अपने को दिए। जब वहाँ नवजात शिशुओं को टीकाकरण के लिए जब टीका लगाया गया तो एक बच्चा जो कि 3 दिन का था उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई, और दूसरे दिन एक बच्चा जो कि 2 महीने का था उसको भी टीकाकरण किया गया, उसकी भी मृत्यु हुई, और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल थे जिनका इलाज जिला अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है। इस हेतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टीम का गठन किया कि आखिर बच्चों की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई। आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, मस्तूरी के विधायक दिलीप लहरिया जी, आदरणीय शैलेश पांडे जी पूर्व विधायक, आदरणीय आदित्य दीक्षित जी ब्लॉक अध्यक्ष, और महिला की तरफ से प्रेजेंट करने के लिए आदरणीय बीना मसीह जी को नियुक्त किया गया था। और आज हम लोग घटनास्थल पर गए थे और शोक संपन्न परिवार से मिले और उनसे पूरी जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो जो लॉट था मेडिसिन का, वो लॉट जिनको लगाया गया था या तो वो प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखे गए थे, अगर प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं था तो वो जो लॉट था वो कहीं और तो ख़राब नहीं, उससे और बच्चों की तबीयत तो ख़राब नहीं होगी। तो अभी जो जानकारी यहाँ के बीएमओ ने दी है उसके हिसाब से उसको सीज कर दिया गया है, उसको जांच के लिए वो भेजेंगे। पर लगातार ये देखा जा रहा है कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो रतनपुर हो, चाहे केंद्रा हो, चाहे बेलगेना हो, चाहे टेंगनमाड़ा हो, चाहे शिवतराई हो, चाहे मलेरिया की बातें हैं, वो डेंगू की बातें हैं, वो डायरिया की बातें, लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं और लगातार मौतें हो रही हैं। बार बार प्रशासन को बार बार विधानसभा में उठाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं जो जर्जर हो चुकी है उसकी कहीं सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर अटैच है पर वो ड्यूटी पर नहीं आते। इसकी बात भी जिला प्रशासन से की गई थी कि यहाँ पर डॉक्टर जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, बेलगेना का डॉक्टर पिछले 1 साल से ड्यूटी पर नहीं है। यहाँ पर जिन डॉक्टरों की ड्यूटी है वो समय समय पर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते। तो इन सब बातों को देखा जाए तो पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है। यहाँ आम आदमी का, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण के लिए, बच्चों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। इतनी बार विधानसभा में उठाने के बाद, इतनी बार जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद, एक तरफ तो राज्य शासन जनधन योजना बना रही है, सड़क बनाएगी बैगा आदिवासियों को, पर उनके जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी है स्वास्थ्य, उसकी तरफ कहीं भी स्वास्थ्य विभाग का अमला ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ही घोर लापरवाही है जिसके कारण ये घटना अंजाम हुआ है। और इसकी जांच कमेटी ने जो भी फाइंडिंग्स पा रही है अभी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने सभी लोगों से बात की, बीएमओ से बात की, जो संबंधित स्टाफ नर्स है उससे भी बात की, तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जो दवाइयाँ जो बच गई हैं वो कहीं और दूसरे बच्चों को ना लगे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसकी जांच की जाए कि जो जिस टेम्परेचर में उन दवाइयों को रखा जाना चाहिए था उस टेम्परेचर में दवाइयाँ थी कि नहीं थी। बच्चों की मौत का कारण अलग अलग बताया जा रहा है क्योंकि पीएम नहीं हो पाया, और सबसे बड़ी लापरवाही कि जिस दिन बच्चे की मौत होती है उसी दिन स्वास्थ्य विभाग को उस बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए तैयार करना था, पर जब बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया तब स्वास्थ्य विभाग बोलता है कि पोस्टमार्टम के लिए बच्चों की लाश निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए गांव वाले और उसके परिवार वाले तैयार नहीं हुए। और ये जांच का विषय अभी भी गंभीर रूप से है कि इतना सब होने के बाद भी नवजात बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर मांग हो रही है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़ाई जाए, गांव-गांव में जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाए, पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 2 दिन के अंदर सबमिट करेगी और इसके बाद लगातार हम लोग यहाँ पर मॉनिटर करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मैं वहाँ के गाँव के कुछ नौजवान साथियों को बधाई दूंगा
जिन्होंने अपने घर में मृत्यु के बाद भी उन बच्चों को, जो बचे हुए बच्चे थे 5, उनको तुरंत, उसमें भी सरकारी अमला सामने नहीं आया। वहाँ पे एक प्राइवेट कार में उन बच्चों को यहाँ लाया गया, यहाँ से उनको जिला अस्पताल भेजा गया। तो वहाँ पर लोकल जो लोग थे उन लोग ने व्यवस्था की, पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से निष्क्रिय बैठा हुआ था। ये सबसे बड़ा कारण है इस घटना का। तो इसमें नीला पड़ जाना शरीर का, तो इसमें बीएमओ द्वारा क्या बतलाया गया? नीला पड़ जाने की घटना जो हम लोगों को समझ में आती है कि कहीं पॉइजन या उसका जो टिकनेस तो नहीं हो गया इंजेक्शन लगाने से या दवाइयों के कंटैमिनेशन से, पर उनके बताने के अनुसार कि अगर सांस नली में सांस रुकती है तो बॉडी नीली पड़ जाती है। ऐसा बीएमओ का बताया जाना कि एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि अगर दूध पिलाते समय सांस नली में अगर आहार चला जाता है तो सांस रुक जाती है। वो एक कारण बताया। जो 2 महीने का बच्चा, उसका तो कोई कारण ही समझ में नहीं आया कि उसकी मृत्यु क्यों, उसको बीसीजी का टीका लगा था और उसके 3 घंटे बाद ही उसकी मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अभियंता दिवस समारोह में शामिल होने न्योता दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर छत्तीसगढ़ डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अभियंता दिवस समारोह का न्योता दिया। एसोसिएशन की ओर से 15 सितंबर को भारत रत्न मोक्ष गुइम विश्वेश्वरैया जी की पुण्यतिथि पर बिलासपुर में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के इंजीनियर भी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने इंजीनियरों के हितों संबंधित मांग भी रखी। पदोन्नति में लोक निर्माण अभियांत्रिकी सेवा भर्ती नियम सन 1959 पूर्व के अनुसार रखे जाने हुए निवेदन भी किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ समय पहले डिग्रीधारी इंजीनियर ने पूर्व डिप्लोमा अभियंता संघ से पदोन्नति को लेकर विवाद के बाद संघ से अलग होकर राज्य भर के डिग्री इंजीनियर्स को संगठित कर डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन का गठन किया है। प्रतिनिधिमंडल में प्रांताध्यक्ष शांतनु विश्वास, प्रांतीय महासचिव मनीष राठौर, लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनिल छारी, उप प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र साहू, आरपी साहू, सदस्य पी.डी. मानिकपुरी समेत अन्य उपस्थित थे। करगी-रोड कोटा की युवती ने क्षेत्र के ही टीकाराम साहू पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं होता देख मंगलवार को कांग्रेस भवन पहुंचकर पत्रकारों से अपना हाल सुनाया। उसने बताया कि क्षेत्र के ही टीकाराम साहू उससे आए दिन मारपीट और छेड़छाड़ करता रहता है। इससे परेशान होकर उसने कोटा थाने में रिपोर्ट भी लिखाई है। इससे नाराज होकर पिछले दिनों टीकाराम साहू ने महिला से रास्ता रोककर बुरी तरह से मारपीट किया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। मारपीट में घायल युवती 2 दिनों से बिलासपुर के अस्पताल में एडमिट है। इसके बावजूद भी पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जब उसे पता चला कि सारे पत्रकार कांग्रेस भवन में मौजूद है तो वहां पहुंचकर उसने पत्रकारों से अपना दुखड़ा सुनाया। मंगलवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस भवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता किया। इसी अवसर पर युवती वहां पहुंचकर मीडिया से न्याय के लिए दबाव बनाने सहयोग मांगती रही। करता है और क्या बोलते हैं, पहले भी मुझे 2021 से लेकर के अभी तक, मतलब पहले 2021 में मैसेज करना, गंदी अश्लील बातें लिखता था, ये करने देगी क्या, वो करने देगी, ऐसा बोल के। अब मोबाइल में ना सबूत आए करके वो मेरा मोबाइल 2 बार हो गया तोड़ते। पिछले बार भी 16/5/23 को भी तोड़ दिए थे, जो कि उत्तम साहू टीआई बोले कि उसके घर में कैमरा लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा करके जो लखनलाल साहू पार्षद, हम लोग के वार्ड का पार्षद है, वार्ड नंबर 9 के, उसको बुला के 10,000 रुपये ले कोमल, और क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ को साइड रख, तेरा भी इज्जत का सवाल है, बाप का साया नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, ऐसा करके मुझे टाल मटोल करके भगा दिए गए थाना को में। और अब जाती हूँ घर तो यही सब खींच खांच, कपड़ा वपड़ा को टांग देना, ये करना, ये सब करता है। और पूरा उसके सहयोग में है सब लोग। मैं इतना सब उसका चैटिंग दिखाती हूँ, फिर भी मेरा बात कोई यकीन भी नहीं करते हैं। आगे क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। अभी मिले हैं क्या कुछ विधायक सर हैं जिनसे मैं मिली हूँ, पूरा मुझे आश्वासन दिए हैं और मुझे भरोसा है ये सर के ऊपर कि मुझे न्याय दिलाएंगे ही। ठीक 3 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं इसको हाईकोर्ट लेके जाऊंगा और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा करूंगा कि एक लड़की को न्याय दिलाया जाए। और क्योंकि इस शासन में उम्मीद नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई कर सके। केवल बदलापुर की राजनीति कर रही है, एक लड़की को न्याय नहीं दिला पा रही है पुलिस, और यहाँ के एसपी बैठे हुए हैं, तो मैं इसको हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेके जाऊँगा कि इसको न्याय कराया जाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीसी रोड निर्माण में हुई लापरवाही और अतिरिक्त कक्ष में हुई गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर से शिकायत किया गया है। आपको बता दें कि श्री ग्राम ठाकुर देव सेवा समिति सिमरताल के पदाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नहर किनारे स्थित ठाकुर देव मंदिर परिसर में 100 मीटर सीसी रोड का निर्माण करने के लिए 2,60,000 रुपए स्वीकृत वर्ष 2022 में किया गया था, जिसके बाद सीसी रोड का निर्माण 2023 में पूरा कर दिया गया। लेकिन सीसी रोड सड़क बहुत ही कम समय में उखड़ना शुरू हो गई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि सीसी रोड का निर्माण उचित मानक के साथ नहीं किया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने के लिए स्वीकृत हुए थे, जिसमें अतिरिक्त कक्ष का निर्माण भी अभी तक अपूर्ण है। कक्ष की जो आधी अधूरी दीवारें उठाई गई वो भी जर्जर हो चुकी है, जिसको देखते हुए ठाकुर देव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बिलासपुर कलेक्टर से शिकायत की है और निर्माण कार्यों में अनियमितता और गड़बड़ी की जांच कर उन पर कार्यवाही करने की मांग भी की है। ताल से आए हैं। एक ग्राम पंचायत सेमरताल में बहुत ही समस्या है। विगत 3 वर्ष से पूर्व विधायक रजनीश सिंह के द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष दिए गए हैं, 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए गए हैं, जेमा 3 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो अपूर्ण हवे और वर्तमान में जो स्थिति है जीर्ण शीर्ण स्थिति है और आगे कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। वही गुहार लेके हमन कलेक्टर महोदय से अपन गुहार लेके आए रहें और सीसी रोड भी निर्माण किए गए हैं, जिन 1 साल में पूर्ण उखड़ गए हैं। रेती गिट्टी अलग अलग दिखत है। ये समस्या का लेके कलेक्टर महोदय का अवगत कराए बर आए रहें। हम उनका ओमा जांच करा के उचित कार्यवाही करे के आश्वासन दिए गए हैं। यही समस्या के लेके हम आज कलेक्ट्रेट उपस्थित हुए हैं। आपके अनुविभागीय अधिकारी भी हैं, एसडीएम वगैरह हैं, उनसे शिकायत भी की गई? अनुविभागीय अधिकारी को भी हम ज्ञापन दिए हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी अपना आवेदन दे चुके हैं और क्षेत्रीय विधायक को भी एक प्रति ज्ञापन दिए हैं। इसमें उचित कार्यवाही का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर के द्वारा बोला गया है कि इसमें जांच करा के जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मनीष कौशिक, ग्राम सेमरताल। कलेक्टर साहब से हम लोग 2 समस्याएं लेके आए थे। एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। एक तो हमारे पुरेना तालाब में सीसी रोड का निर्माण हुआ है, जो भी साल भर नहीं हुआ है और पूरा उसके दयनीय हालत स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गया है। और दूसरा विधायक पूर्व विधायक महोदय के द्वारा वहाँ अतिरिक्त कक्ष का दिया गया है, जो आज 3 साल से अभी तक अपूर्ण है। थोड़ा सा दीवार उठा है, वो भी जर्जर स्थिति में है। ये 2 समस्याएं हैं। तीसरा हमारा समस्या ये है कि चौक विवेकानंद चौक में पूरा मार्केट का है। सिमरताल एक कस्बा के रूप में विकसित हो गया है और वहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा कम से कम 1 दर्जन ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित दुकान माने संचालित है, जिसका किराया भी हम देते हैं। ग्राम पंचायत किराया वसूली करता है और वहाँ पे बाथरूम पेशाब करने की जगह नहीं है। 2011 से संचालित है और कुछ तो और 20-25 साल 30 साल से संचालित है और वहाँ निवेदन करते करते हम परेशान हो गए हैं। ग्राहक आ रहे हैं, वहाँ पे लेडीज़ भी काम करने वाली हैं, दुकान जो चला रही हैं, कहीं भी वहाँ पे खड़ा होके आने और जाने की जगह नहीं है। हम इसी मांग को लेकर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से आए हैं और उनसे बात भी किए हैं और बोले हैं कि हम ये बाथरूम की व्यवस्था करवा देंगे, बनवा देंगे। ये हमको आश्वासन दिए हैं और उसमें जांच का भी आश्वासन दिए हैं कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर उचित कार्यवाही किया जाएगा। इसलिए हम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को बधाई धन्यवाद देते हैं। नाम बताइए। यदुनंदन कौशिक, सेमरताल। बिलासपुर में
में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जी हां, आपको बता दें कि सरकंडा की रहने वाली आरती यादव ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। 6 माह से गर्भवती महिला पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनसे अपने परिवार और खुद को जान का खतरा बताया। आरती ने मीडिया को बताया कि 2 दिसंबर 2022 को उनका विवाह सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले नवीन यादव के साथ हुआ था। आरती की मां कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए बहुत अधिक दहेज नहीं दे पाई। इस वजह से ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, लेकिन फिर ससुराल पक्ष ने आरती को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गर्भवती होने के बाद भी पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर आरती का हाथ काटने की कोशिश भी की, लेकिन किसी तरह से आरती अपनी जान बचाने में सफल रही। तो शादी के 4-5 दिन बाद में पापा से उनका दहेज को लेके कुछ बात विवाद हुआ। उसके कारण उनका व्यवहार फिर मेरे प्रति चेंज ही हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी की हालत भी ठीक नहीं थी। वो कैंसर पेशेंट थी, तो उनका इलाज में भी बहुत सारा हमारा पैसा खर्च हो गया था। तो हम थोड़ा स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। उसके बाद उन लोग मारपीट करना स्टार्ट करते, घर आने जाने में, परिवार वालों से मिलने में आपत्ति होने लगी उनको। मेरे पापा को आने नहीं देते थे, आते थे तो उनके साथ बदतमीजी करते थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ भी बदतमीजी करते थे, मारपीट करते थे। मेरे पति नवीन यादव, मेरे ससुर नरपता प्रसाद यादव, मेरी सास कुमारी यादव, मेरी ननद प्रियंका यादव। कुछ चोट वोट आई है? कैसा मारपीट करते थे? एक बार ज़्यादा हो गया था, मैं नहीं रहूँगी बोल के वहाँ से नहीं रहूँगी ऐसा ठान ली थी। तब उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती में हाथ काटने की कोशिश की थी। उसके बाद में मम्मी पापा को घर बुला के मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। मैं कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। आप कैसे भागे वहाँ से? कब निकले वहाँ से? मैं 30 तारीख को सुबह 6 बजे बहुत हिम्मत करके, सहन की शक्ति की सीमा ख़त्म हो गई, तब वहाँ से मैं सुबह बाहर आई, यानी निकली सुबह। तब फिर मैं थाना गई, वहाँ पे सूचना दी। उसके बाद मैं अपने घर जाने वाली थी, तब पता चला कि उन लोग वहाँ पे भी आ गए हैं। वहाँ जाके उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकी दिए। तो मैं थोड़ा देर रुक गई। उसके बाद फिर डर था तो भी मैं अपने घर गई। मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। मैं सोच रही थी 1 साल वहाँ रुकी, इतना सब के बाद भी तो सब ठीक हो जाएगा बोल के, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ठीक नहीं हुआ तो मुझे बाहर आना पड़ा। अब क्या चाह रही हैं आप? यहाँ आई हैं, क्या होना चाहिए? मैं उनको सज़ा देना चाहती हूँ और अपना और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मैं निकली हूँ। तो मैं उनकी सिर्फ सेफ्टी चाहती हूँ। नाम बताइए। नाम आरती यादव। के शादी करे हैं तब ना ओ मना मोला सब तोर बेटी हाय जहाय के ठग के शादी कर ली झूठ मूठ के। और ओकर बाद तब फिर शादी के बाद साफ मुकर दी। कुछ दिन तो फ़ोन उन में बातचीत हुई, 1-2 बार आने दिया। उसके बाद तब फिर तंग करना चालू। और मैं अपन अंदर मेरी बेटी मेरे मतलब बतात नहीं रही से, और बतात नहीं रही से ना, तो फिर अब हमला जानकारी नहीं रही से आवे तुरंत चल दे। और ओकर बाद फिर ना एक बार कुछ तिहार जुतिया इसे फिर मैं लेने के लिए भेजा। तब फिर वो मोर पति लाने की बहुत लड़ झगड़ के बाहर कर दिन, गाली गलौच दिन। अभी अब क्या बाप बेटा, अब मैं अपन बेटी के ना अपन बेटी ला उससे छुटकारा चाहत हूँ। ओकर ना भविष्य के कारण। भविष्य भी घर घुस गए थे, क्या हुआ? हाँ, अभी तो ना जब तोर बेटी है कहाँ गए है कि घर में आके बहुत गाली वाली बके और छुरा भोग दूंगा के हाथ को बार बता रहे थे भोगूंगा के। और बीच आंगन में मेरे को मारने को मारे बर करी से फिर ओकर अम्मा रोकी से बोला मारे नहीं पाए। शिकायत की क्या उसका? हाँ, शिकायत वो सरकंडा थाना में। अब क्या चाह रहे हो आप लोग? अब वही उसको सजा मिले, मेरी बेटी को छुट्टी मिले। नाम बताइए अपना। मोर नाम बिमला यादव है।
बिलासपुर लाल बहादुर शास्त्री मैदान में कल पोला त्योहार के उपलक्ष्य में आदर्श युवा मंच द्वारा श्री चंद अनुज की स्मृति में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन पिछले कई वर्षों से मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पूरा मैदान इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दर्शकों से ये मैदान भरा हुआ होता है। इस प्रतियोगिता का आनंद भी उन लोगों ने उठाया। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला 2 सितंबर को मनाया गया। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता भी की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी नृत्य संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। आदर्श युवा मंच द्वारा छत्तीसगढ़ की बहुत ही पारंपरिक और गौरवशाली परंपरा पोरा पर्व का आयोजन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लाल बहादुर स्कूल में आयोजित किया जा रहा था। उस पर्व पर आज आने का फिर से मौका मिला। ऐसा कई बार इस पर्व पर और जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं उसको निर्वहन करने का काम आदर्श युवा मंच करता है। बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता जो होती है आपको छत्तीसगढ़ में देखने नहीं मिलेगी, पर बिलासपुर के लाल बहादुर स्कूल में आज परंपरागत से इस आयोजन को किया जा रहा है। और ये त्यौहार है जब हमारे किसान भाई अपनी किसानी पूरा करके पहले हरेली त्यौहार में हल की पूजा करके उसे रख देते हैं। आज हमारे बैलों को, हमारे अन्नदाता किसान हैं और किसान के अन्नदाता ये बैल हैं, तो इनकी पूजा करके इनको आज कुठार में रख दिया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है ताकि उनका फसल अच्छी हो। मैं भगवान नंदी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे किसान भाई समृद्ध रहें, उनका कोठी भरा धन से भरा रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना। ये आज आप लोग समिति बना करके जांच में बटैता गए थे, किस तरह की खामियां मिली क्या कुछ? जब मनुष्य मशीनों पर आश्रित हो जाता है तब अपने परंपराएं विलोपित होती हैं और आदर्श युवा मंच द्वारा अपनी परंपराओं को जिंदा रखना, पोरा तिहार मनाना, क्योंकि पोरा तिहार छत्तीसगढ़ की अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जब हम बैलों की पूजा करते हैं तो हम ये सच मानिए कि हम किसान की भी पूजा करते हैं, ताकि किसान के माध्यम से हमारी धरती ज़्यादा से ज़्यादा अन्न हम सबके भूख को प्रदान करे। इसके माध्यम से माता धरती की भी पूजा होती है पोरा तिहार पे किसानों का भी सम्मान हो। व्यवहारिकता के आधार पर हम सब ये त्यौहार मना रहे हैं। ये हमारी मान्यता के आधार पर आयोजित त्यौहार है। ये 2 मासूमों की मौत हुई थी। राज्य स्तरीय टीम आज आयोजन शुरू करते थे तो सैकड़ों की तादाद में बैल आते थे, आज संख्या दर्जनों में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजारीकरण जो तेज़ी से बढ़ रहा है और किसानी जो बड़ी बड़ी किसानी होने लगी है, बैलों का तो महत्व ही खत्म हो गया है। वो बैल जो कभी किसानों के लिए जीवन यापन का सबसे बड़ा साधक था, आज उस बैल को पूछा नहीं जा रहा। तो हम कम से कम पूजने का काम कर रहे हैं। आज जो पोला पर्व होता है, इस पोला पर्व में हमारी जो पारंपरिक पौराणिक जो संस्कृति है उस बात की परिचायक है कि हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, सांपों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पाओगे कि इन सब जीव जंतुओं की भी पूजा होती है। उसका कारण कि जीवन में सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। और बैल तो एक बेटे के रूप में जाना जाता था। श्रवण कुमार था जो किसानों के लिए पूरा जीवन यापन करता था, खेती किसानी करता था और अनाज उगाता था। आज हमारे दुर्भाग्य है कि आने वाली पीढ़ी में को जैसा आज लग रहा कि डिस्कवरी में देखेगी कि बैल कैसे होते थे, इस बात का दुख है। और शासन प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि बैलों के संरक्षण के लिए कुछ काम हो। और दुनिया भर की योजनाएं आ रही है, कम से कम ये भी ऐसी योजना होना चाहिए कि पर्व के दिन कम से कम हम देखें, सुने और जानें कि बैल हमारे कैसे जीवन रक्षक थे और उनका आगे क्या उपयोगिता है। कम से कम नई पीढ़ी तो जाने, नहीं तो ये बड़ा दुखद होगा हमारी अपनी संस्कृति के लिए, हमारी अपनी परंपराओं के लिए। कितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं और कितनी बैल की जोड़े यहाँ पे आती थी? और अब देखिए, जिस स्थान में हम खड़े हैं पहले सनिचरी पड़ाव कहलाता था। इस पड़ाव में लगभग हम बचपन से देखते थे कि लोग हजारों की संख्या में बैल लेके आते थे, दौड़ाते थे, कितना इतना चिखला हुआ करता था। फिर ये परंपरा बंद हो गई। जब बाजारीकरण हुआ, बाजार बंद हो गया। फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ राज्य जिस दिन बना 2000 में, उस दिन से मैंने इस परंपरा की शुरुआत की और आज लगातार 24 वर्ष से परंपरा निरंतर जारी। कोरोना में 1 साल रुका है। सर्पदंश का एक मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका मानवी जांगड़े उम्र 8 वर्ष ग्राम जरौंधा में रहती थी। रोज की तरह खाना खाकर अपनी बड़ी बहन के साथ सोने चली गई। अचानक रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ता देख उसकी बड़ी बहन ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में इलाज के लिए तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के परिजनों को जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहरीले सांप के काटने से नाबालिग के शरीर
शरीर में जहर पूरी तरह से फैल गया था, जिसके कारण हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। शव को पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया गया है। को प्रातः CSC तखतपुर से एक मेमो आया था, जिसके आधार पर मर्ग चाक किया गया है। जरौंधा निवासी सत्या प्रसाद जांगड़े की लड़की मानवी जांगड़े, जो 8 वर्ष की है, जिसे सर्प काटा हुआ था और जब उसे इलाज के लिए लाया गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस पर से मर्ग पंचनामा किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।